हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था के बारे में। तो किशोर अवस्था के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं। टॉपिक जो हमारा यहाँ पे चल रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिंग निर्धारण के बारे में, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है। एक बार फिर से इस टॉपिक को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है यहाँ पे लिंग निर्धारण। ठीक है, तो बेसिकली हमने बात यहाँ पर की है कि जब भी यहाँ पर जो जाइगोट होता है और जाइगोट में जब डेवलपमेंट होता है, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम बात कर रहे हैं, जब फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट का डेवलपमेंट जब होगा तो उसमें वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसमें यहाँ पे लिंग का निर्धारण होगा। वो या तो बेबी बॉय है या वो बेबी गर्ल है। आपने कहा कैसे डिसाइड होता है कि वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चीजें समझी हैं। एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या बात की है। तो हमने बात की है कि हमारे एक नॉर्मल सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होता है 46 क्रोमोसोम। ठीक है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, तो हमें एक सेल में कितनी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे हम बात करें मेल में, चाहे हम बात करें 46 क्रोमोसोम यहाँ पे भी है, चाहे हम बात करें फीमेल में। अब हमने कहा जब भी गैमीट बनते हैं तो इन क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। तो अब ये तो है पेरेंट, ये है पेरेंट, ये बनते हैं गैमीट। तो जब गैमीट बने तो अब क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया है? 23 क्रोमोसोम हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया है? 23 क्रोमोसोम यहाँ पर हो गया है। एक्चुअली में ये जो हम बात करेंगे कि जब भी हम बात करते हैं मेल और फीमेल में, तो ये जो 46 क्रोमोसोम हैं ये थोड़ा सा डिवाइडेड रहते हैं। कैसे डिवाइडेड रहते हैं? जैसे कि हमने कहा गैमीट के बारे में हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे। हमने यहाँ पर बात की है कि ये जो 46 क्रोमोसोम है मेल में, वो कैसे होते हैं? हमने कहा 44 जो क्रोमोसोम है वो तो क्या होंगे? सेम ही होते हैं। लेकिन जो एक जोड़ी क्रोमोसोम है, यानी कि 45 और 46 जो क्रोमोसोम है, 45 और 46 का क्रोमोसोम, एक तो है एक्स और एक है वाई, ऐसा होता है। ठीक है, बाकी सारे सिमिलर हैं लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। और सेम हमने कहा अगर हम फीमेल में देखें तो यहाँ पर भी जो 44 क्रोमोसोम है वो तो सेम है, लेकिन दो क्रोमोसोम क्या होते हैं? अलग होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? हमने कहा डिफरेंस जो है इन क्रोमोसोम की वजह से नहीं आएगा। ये जो 44 क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और ये जो दो क्रोमोसोम है, चाहे मेल के दो क्रोमोसोम बोले चाहे फीमेल के दो क्रोमोसोम बोले, इनको हम कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र, क्योंकि यही क्या करते हैं? यहाँ पर लिंग का निर्धारण करते हैं किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो में। क्लियर है? अब जब भी हम यहाँ पर देखते हैं लिंग निर्धारण को, तो हम यहाँ पीछे इन क्रोमोसोम को नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम है, मेल और फीमेल में सेम है, सेम यानी कि इनमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या? हमने कहा इनका नंबर जो है वो आधा होता है। जब भी गैमीट बनते हैं तो गैमीट में 46 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, बल्कि कितने क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं? आपने कहा इसके सीधे आधे क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं। आधे क्रोमोसोम का मतलब होगा कि 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम जब यहाँ पर बनते हैं तो गैमीट यहाँ पर दो गैमीट बनेंगे। कैसे बनेंगे? आपने कहा 44 का आधा कितना होगा? 22 होगा। ठीक है, और हमने कहा कि एक गैमीट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं। तो या तो इसके साथ ये आया, ये एक्स क्रोमोसोम आया। ठीक है, दूसरा हमने कहा एक गैमीट तो ये बना, एक गैमीट तो ये बना, दूसरा गैमीट बनता है 22 प्लस वाई। ठीक है, आप समझ रहे हैं? 22 प्लस 1 23, 22 प्लस 1 23। तो ये जो गैमीट है इनमें कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम है। सेम फीमेल में भी हमने यही बोला था प्रीवियस लेक्चर में, 22 प्लस एक्स एक है और ये 22 प्लस एक्स ये दूसरा गैमीट है। तो यहाँ पर क्या है? गैमेट यानी कि दो प्रकार के बन सकते हैं। ठीक है, अब फीमेल में अगर हम बोले तो फीमेल में दोनों गैमेट सेम है, कोई डिफरेंस इनमें है नहीं। ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है। ये तो हमने पहले ही बोला था कि ये क्रोमोसोम तो वैसे भी सेम होते हैं। मेल में दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, या तो कुछ गैमेट ऐसे बनेंगे, कुछ गैमेट ऐसे बनते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ में क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम आएगा और कुछ में क्या होगा? वाई क्रोमोसोम आएगा। ये तो एक नॉर्मल सेल की बात है। ये किसकी बात है? एक नॉर्मल सेल में कंडीशन ऐसी थी कि 44 क्रोमोसोम ऐसे थे और 45 और 46 में जो क्रोमोसोम है, यानी कि दो क्रोमोसोम ऐसे डिफरेंट थे। जब हमने कहा गैमीट बनेगा तो गैमीट के सीधा आधा नंबर हो जाएगा। जैसे 10 का सीधा 5 होता है आधा,
जैसे 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है। ऐसे ही हमने कहा कि ये जो 46 क्रोमोसोम है इनका आधा होगा, तो 46 क्रोमोसोम का आधा होता है यहाँ पे 23 क्रोमोसोम। आपने कहा इन दोनों के आधार पर यहाँ पर दो प्रकार के क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। एक गैमेट जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और एक गैमेट जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा। तो दो अलग अलग प्रकार के गैमेट यहाँ पर बनते हैं, कुछ गैमेट ऐसे बनेंगे तो कुछ गैमेट यहाँ पर ऐसे बनते हैं। अब हमने ये बात की है कि अगर इस क्रोमोसोम से ये क्रोमोसोम फ्यूज हो जाए, फ्यूज का मतलब होता है संलयन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हुई थी तो जब ये दोनों गैमेट जो होते हैं फ्यूज होते हैं या मिक्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके क्रोमोसोम और इसके क्रोमोसोम एक ही कोशिकाओं में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 22 और इस 22 को जोड़ते हैं, कितने होते हैं, 44 होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 44 क्रोमोसोम। फिर हम इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, प्लस एक्स एक्स होगा। क्या है ये कंडीशन, 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स क्या है, फीमेल है। यही हमने बात की थी। हमने कहा अगर इस गैमेट का फ्यूजन इससे ना होकर के इससे हो तो क्या कंडीशन आएगी। तो हमने कहा ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं कि अगर इसका फ्यूजन इसके साथ हो तो 22 प्लस 22 कितना होगा, 44 होगा। ठीक है, अब ये जो लैंगिक क्रोमोसोम है इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो आपने कहा ये भी क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो हमें ये भी सेम मिला, जैसे ये है वैसे ये है, यानी कि दोनों फीमेल हैं। हमने कहा ठीक है, इसका जो हमने फ्यूजन है वो इन दोनों से कर लिया है। क्या होगा अगर इसका फ्यूजन इन दोनों से कराएं, तो हमने कहा अगर इसका फ्यूजन इससे होता है तो 22 और 22 कितना होगा, 44 होगा। प्लस ये y है, ये x है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं। तो 44 प्लस एक्स वाई क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई क्या है, यहाँ पे मेल है, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पे मेल चाइल्ड होगा। हमने कहा अगर इसका फ्यूजन इसके साथ हो तो क्या होगा, तो आपने कहा करके देख लेते हैं। 22 कितना होगा, 44 होगा। प्लस ये क्या है, y है, ये क्या है, x है, तो हमने क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा। ये भी सेम क्या है, आपने कहा मेल चाइल्ड है। तो अब ध्यान ये देना है आपको, ये तो हमने पूरा क्या लिखा है, पूरा करके देखा है। आपके पास आता कैसे है, आपको जो बुक में दिया गया होगा, हम सिंपल क्या करते हैं, सिर्फ एक्स एक्स और एक्स वाई को लेकर के करते हैं। कैसे, देखो हमने कहा ये है मेल। अब आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ हम एक्स वाई लिखेंगे तो भी आपको समझ आना चाहिए कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं और हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स एक्स यहाँ पर होगा। ठीक है, गैमीट बनते हैं, एक गैमीट ये है और एक गैमीट ये है, समझ रहे हैं। इसमें 22 प्लस भी है और इसमें भी 22 प्लस भी है, लेकिन हम मेनली इनके बारे में बात कर रहे हैं ताकि इजी भी हो और हमें समझ में भी आए। इसमें भी सेम दो क्रोमोसोम बनते हैं, एक ये है और एक ये, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों जो गैमेट है वो एक जैसे ही है। हमने कहा हम क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे, हम टाइप पे जाएंगे। क्वांटिटी में तो ये भी दो क्रोमोसोम है और ये भी दो क्रोमोसोम है, लेकिन क्वालिटी पे अगर हम जाएं तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के गैमेट है और ये दोनों एक ही प्रकार के गैमेट हमारे पास आते हैं। अब हमने कहा अगर इस जो मेल का एक्स क्रोमोसोम है या फादर का एक्स क्रोमोसोम अगर मदर के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो यहाँ पे एक्स एक्स कंडीशन आती है, यानी कि फीमेल यहाँ पर होगी। आपने कहा फादर का अगर एक्स क्रोमोसोम मदर के दूसरे एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो भी हमारे पास सेम कंडीशन आएगी। लेकिन अगर फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगा तो आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, बेबी बॉय होगा। और सेम अगर फादर का वाई क्रोमोसोम अगर मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हुआ तो हमारे पास फिर से वही कंडीशन आएगी। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसमें मदर का कंट्रीब्यूशन क्या है, एक्स क्रोमोसोम देना। मदर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम देना ही होता है। आप देख रहे हैं कि मदर ने यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम दिया है, मदर ने यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम दिया है, मदर ने यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम दिया है और यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम दिया है। लेकिन अगर हम फादर के क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगी। अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व हैं तो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। लेकिन अगर फादर के यहाँ पे वाई क्रोमोसोम इन्वॉल्व है तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, बेबी बॉय होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से कोई यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, यहाँ से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। डिपेंड करते कि यहाँ से भी अगर एक्स है तो फीमेल है, लेकिन अगर यहाँ से वाई है तो मेल होगा। तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि जो यहाँ पे लिंग का निर्धारण होता है वो डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम पे, फादर पे भी नहीं करता है क्योंकि फादर के क्रोमोसोम पे करेगा। अब क्रोमोसोम कौन सा जो क्रोमोसोम है या कौन सा गैमेट है, यानी कि किस गैमेट में कौन सा क्रोमोसोम है, हमने कहा अगर ये क्रोमोसोम फ्यूज होगा तो फीमेल चाइल्ड होगी और अगर ये होगा तो मेल चाइल्ड होगा।
तो आपने कहा कि डिपेंड करता है कि किस गैमेट में कौन सा क्रोमोसोम है, वो डिसाइड करता है कि जो यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो यहाँ पर मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो जैसे कि अवेयरनेस के तौर पे कई बार आपने देखा होगा, जैसे बहुत पुराने टाइम पे या कहीं कहीं अभी भी ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, इसका होना जो है इसके लिए मदर जो रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। आपने कभी अपने पुराने के मुंह से सुना होगा, या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं अभी भी वो उनको ये लगता है या उनका ये मानना है कि जो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है ये होना मदर पे डिपेंड करता है, ये मदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब हमने आज के सेशन में इतना समझा है कि मदर के जो क्रोमोसोम है उनका कोई रोल होता ही नहीं है यहाँ पर, चाहे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। किसके क्रोमोसोम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फादर के। तो बेसिकली हम ऐसा नहीं कहेंगे कि फादर रिस्पॉन्सिबल होता है बेबी बॉय या बेबी गर्ल के लिए, हमने कहा फादर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फादर के क्रोमोसोम है। अब जो क्रोमोसोम है ये प्रोसेस पूरी नेचुरल तरीके से चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये किसी के हाथ में है या किसी के कंट्रोल में है। आपने कहा कौन सा गैमेट कब फ्यूज हो रहा है ये कोई डिसाइड ही नहीं कर रहा है, ये तो आपने कहा है कि ये भी इसकी पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है इनके साथ फ्यूज होने की और इसकी पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है फ्यूज होने की। डिपेंड करता है कि कौन सा गैमेट कब यहाँ पे फ्यूज हो जाता है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, लिंक का निर्धारण होता है। तो ये आपको समझना है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके पीछे का लॉजिक, तो आप यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज हमने पढ़ी है यहाँ पे, जो चीजें हमने डिस्कस की है यहाँ पे, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम कर लें। हमने कहा we know that there are 23 pairs of chromosome present inside the nucleus of every human cell। आपने कहा मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में कितने होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम का मतलब है 46 क्रोमोसोम होते हैं। पहली लाइन ये बताती है these chromosomes have a thread structure and they always occurs in pairs। आपने कहा ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कैसे होते हैं, यहाँ पर थ्रेड लाइक मतलब इस प्रकार से डंडी नुमा होती हैं, और ये हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। द क्रोमोसोम्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि ये किसी भी बच्चे के लिंग के निर्धारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 2 ऑफ आर सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड एक्स एंड वाई। आपने कहा कि इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से 2 जोड़ी क्रोमोसोम, ठीक है, कैसे होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, लिंग के निर्धारण में सहायता करते हैं। फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एंड मेल हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, और मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम होगा। द गैमीट कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब जो गैमेट यहाँ पर बनेंगे उसमें या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। फीमेल की बात करें तो एक एक्स एक गैमेट में होगा, दूसरा एक्स दूसरे गैमेट में होगा। दैट इज ईदर एन एक्स और अ वाई। तो आपको यही चीजें समझा रखी हैं कि जो मेल और फीमेल हैं उनमें क्या होते हैं, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट में एक ही एक्स होगा। इन किन की बात हो रही है, इन दोनों में से एक ही होगा और इन दोनों में से एक ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। अगर आपने समझ लिया है यहाँ पर चीजों को तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स है वो समझ में आ रहे होंगे। चलिए, इतनी चीजें हमने यहाँ पे आपने नोट कर ली होंगी। अब आगे की प्रोसेस हमें बताई गई है जो कि हमने यहाँ पे करी है। आपने कहा द एग ऑफ द फीमेल कंटेन एन एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज। आपने कहा जो फीमेल के एग होंगे हमेशा उसमें एक्स क्रोमोसोम ही रहेंगे। However, the male gamete can contain only a one of the X and Y क्रोमोसोम। जबकि जो मेल गैमेट होते हैं किसी मेल गैमेट में X क्रोमोसोम होगा, किसी में क्या होगा, Y क्रोमोसोम होता है। So, if the gamete or male gamete that contain a Y chromosome fertilize with the egg which contain the X chromosome, the zygote develop into male। आपने कहा अगर मेल का वो गैमेट जिसमें Y क्रोमोसोम है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो जाइगोट जो है वो मेल चाइल्ड में डेवलप होगा। On the other hand, if the male gamete contain an X chromosome and fertilize with the egg which contains X chromosome, the zygote develop into a female। और अगर मेल का वो गैमेट जिसमें X क्रोमोसोम है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो जो डेवलपिंग जाइगोट है वो क्या होगा, बेबी बॉय में यहाँ पे डेवलप होगा। Hence, the sex of the child depend upon the chromosomes of the father and not the mother। इसीलिए हमने कहा कि जो यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो का जो यहाँ पर लिंग निर्धारण है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो चलिए
ये पॉइंट्स आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारे पास आता है यहाँ पर लिंक का निर्धारण, जो हमने कंप्लीट यहाँ पर किया है। अब हमारे पास बात आती है, ये सेम क्रॉस जो हमने यहाँ पर किया है, अब हमारे पास आती है एक टेबल जिसमें हमारे पास आते हैं कुछ ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां, उससे सिक्रीट यानी कि स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स, और उनकी लोकेशन क्या है यानी कि कहाँ पाए जाते हैं और क्या उनका कार्य है, क्या उनका फंक्शन है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कॉलम, हमारे पास 3 कॉलम है। इस कॉलम में ग्रंथियों के नाम है, इनसे ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन है और यहाँ पर उनकी लोकेशन और फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर, कौन सा यहाँ पर हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वहां से रिलीज होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। लोकेशन अगर हम देखें, आपने कहा इट इज फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द नेक, जो आपकी नेक है यहाँ पर उसके फ्रंट में जो पाया जाता है थायराइड ग्लैंड पाई जाती है बिटवीन द विंड पाइप। ठीक है, जो विंड पाइप के बीच में है। इट हैज अ ब्राउनिश रेड कलर एंड सीक्रेट अ कलेक्शन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज अ थायराइड हार्मोन। आपने कहा ये हार्मोन्स का जो कलेक्शन है वो सीक्रेट करते हैं, जिसे हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि कलर कैसा होता है, तो ब्राउनिश रेड कलर यहाँ पर होता है। The thyroid hormone control the rate of metabolism in the body. Lack of thyroxine result in goiter. इसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को यहाँ पर बनाए रखना या कंट्रोल करना। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस यहाँ पर चल रही है, किसी चीज का टूटना या किसी चीज का बनना, ये सारी क्या है, मेटाबॉलिज्म है। जैसे जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का टूटना क्या है, एक मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है उसे रेगुलेट करना या उसे कंट्रोल करने का काम होता है थायराइड हार्मोन का। और अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो गॉइटर नामक एक बीमारी है वो हो जाती है। उसमें जो गला होता है, गले में स्वेलिंग आ जाती है, कुछ इतना फूल जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, गॉइटर यहाँ पर कहते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है आयोडीन नमक आपको लेना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके लिए आता है कि आयोडीन नमक और थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका क्या रिलेशन है आपस में, एक बार आप लोग पढ़ के लेके आएंगे। सेकेंड जो ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें स्टमक के नीचे हम एक ग्लैंड बनाते हैं, इसका नाम है पैनक्रियाज। इससे सिक्रीट होने वाले जो यहाँ पे हॉर्मोन्स हैं वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपने देखा होगा, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन में हम देखते हैं कि जब पाचन हो गया है, जब फंक्शन ऑफ लिवर हम देखते हैं, डाइजेशन में ही डाइजेशन का पार्ट है फंक्शंस ऑफ लिवर, यानी कि लिवर के क्या क्या कार्य होते हैं। तो हमने कहा जब यहाँ पर डाइजेशन हो गया है और डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो ग्लूकोज है अब वो ब्लड में आ गया है, तो जैसे ही वो ब्लड में आता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इंसुलिन यहाँ पे रिलीज होगा, और इंसुलिन क्या करेगा, वो इंसुलिन जाएगा यहाँ पे लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स को कमांड दी जाती है कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर ले, स्टोर कर ले। तो जो लिवर के हमारे पास सेल्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ये तो काम है किसका, इंसुलिन का। जब यहाँ पर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस केस में जो यहाँ पर इंसुलिन ने ग्लूकोज को क्या किया है, यहाँ पे संचित किया या स्टोर किया है ग्लाइकोजन के रूप में। अब ग्लाइकोजन फिर से क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, इसके लिए काम करेगा ग्लूकागॉन यहाँ पर। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में यहाँ पर काम करते हैं। तो हमने कहा द पैनक्रियाज इज ऑलमोस्ट अ 6-inch लॉन्ग ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे यहाँ पर होता है। इट प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यानी कि ऐसे एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ग्लूकागॉन भी यहाँ पे रिलीज करेगा और इंसुलिन भी रिलीज करेगा। तो आप समझ रहे हैं, आपने कहा कि इन जो पैनक्रियाज है उससे हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं और उससे एंजाइम्स भी रिलीज हो रहे हैं, जबकि हमने कहा था हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा है कि जो आपकी पैनक्रियाज है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों सिक्रीशन को करती हैं। इट मीन्स कि इसमें दोनों ही पार्ट होते हैं। जो पैनक्रियाज है उसमें एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो दोनों ही होता है।
द इंसुलिन मेंटेन अ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, हम ये जानते हैं कि इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को यहाँ पे बैलेंस करता है। द ग्लूकागॉन प्रिवेंट्स द इंसुलिन लेवल फ्रॉम गेटिंग टू लो इन द बॉडी, द इंसुलिन एक्टिवेट व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई व्हाइल द glucagon activate when the blood sugar level are low. Lack of insulin in body leads to diabetes. तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमने कहा एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। एक बार आप लोग इन दोनों के बारे में घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। बेसिकली हमें थोड़ा सा लिवर के बारे में बात करनी होगी, लिवर सेल्स के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो ये आपका होमवर्क होगा, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर और दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।